5 मार्च 1990 रोजाना की तरह आज भी नागरदास पारेख और उनका बेटा काम पर निकल जाते हैं। इनकी बेटी हेतल पारेख दोपहर में हाई स्कूल का एग्जाम देकर घर आती है। इसकी मां रोजाना की तरह ही शाम को आज भी मंदिर दर्शन के लिए निकल जाती हैं। 5:20 का समय था और उसके 1 घंटे बाद 6:20 पर जब इसकी माँ घर वापस आती हैं तो देखती हैं कि घर का दरवाज़ा बंद है। आवाज़ देती हैं, नोक करती हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। माँ के दिल में बेचैनी सी छा जाती है। आसपास के घर के लोग भी आ जाते हैं। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, कहती है मेरी बेटी घर के अंदर है। मैं आवाज़ लगा रही हूँ पर दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पता नहीं क्या हुआ मेरी बेटी को जो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ऐसा सुनते ही लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ के जब अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सब तरफ पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसे कि जैसे मानो किसी ने इस पूरे घर में भीषण युद्ध किया हो और उनकी बेटी हेतल पारेख फर्श पर पड़ी थी। लहूलुहान बेटी को देखकर माँ ने आओ न देखा ताओ बेटी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। हॉस्पिटल पहुंचती हैं और डॉक्टर्स जब लड़की की नब्ज को देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की मर चुकी है। लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की को गला घोट कर मारा गया है। शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। शरीर पर 21 गहरे चोट के निशान थे। घिनौने तरीके से बलात्कार किया गया था और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था उसके हिसाब से लड़की ने खुद को बचाने की कितनी कोशिश की होगी। जब इस घटना के बारे में पूरे परिवार वालों से पूछा गया तो पूरे परिवार वालों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि इस अपार्टमेंट में धनंजय चटर्जी नाम से एक गार्ड है और वही गार्ड मेरी बेटी को कई दिन से परेशान कर रहा था। आखिर ये धनंजय चटर्जी कौन है? और इस कहानी को समझने से पहले इस धनंजय चटर्जी को समझना बहुत जरूरी है। धनंजय चटर्जी वेस्ट बंगाल के कुलदेही नामक जगह में पैदा हुआ था। आपको बता दें कि 1987 में पारेख परिवार के इस अपार्टमेंट में आने से पहले ही धनंजय चटर्जी ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय साल 1989 में पूर्णिमा नाम की लड़की से शादी करता है। उसकी पत्नी पूर्णिमा एक आंगनवाड़ी में काम करती थी और उसकी सैलरी 1200 रुपये पर मंथ थी। धनंजय चटर्जी ने पूर्णिमा से ये कहकर शादी की थी कि ये पीएसएफ का जवान है। लेकिन शादी के बाद जब पूर्णिमा को सच्चाई का पता चला कि ये किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है तो पूर्णिमा का गुस्सा 7वें आसमान में था। लेकिन अब शादी हो चुकी, अब ये क्या करेगी ये सोचकर शांत रहती है और सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगती है। साल 1990 शुरू होता है। नागरदास की बेटी हेतल पारेख 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास उसके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। 2 मार्च को एग्जाम देकर हेतल पारेख जब घर आती है तो माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। लेकिन उसकी माँ शांत रहती है, बात अपने तक ही रखती है। अगली सुबह 3 मार्च को धनंजय ने तो हद ही कर दी। हेतल पारेख ने अपनी माँ से बताया था कि आज मुझे बहुत ही गंदे तरीके से फिल्म देखने चलने को कह रहा था। इस बार माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से लेकर आसपास के सभी लोगों को बता देती है और ये बात सोसाइटी कम्युनिटी के हेड तक पहुँचती है, जिससे धनंजय का किसी दूसरे अपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है। अब 5 मार्च को धनंजय को किसी और अपार्टमेंट में जाना था और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इस अपार्टमेंट में आना था। मर्डर का दिन यानी 5 मार्च 1990 को धनंजय दूसरे अपार्टमेंट में न जाकर इसी अपार्टमेंट में आता है और ड्यूटी शुरू कर देता है। हेतल पारेख एग्जाम देकर घर पहुंचती है और उसकी मां हर दिन की तरह शाम को मंदिर दर्शन के लिए निकल जाती है। उस वक्त 5:20 का समय हो रहा था। हेतल के घर में हेतल के सिवा और कोई भी नहीं था। इसके 5 मिनट बाद धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूं और अभी वापस आ जाऊंगा। वजह पूछने पर बताया कि
मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है। उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद धनंजय 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पारेख का घर भी 3rd फ्लोर पर ही था। धनंजय जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था उसी एजेंसी के मैनेजर आनंद अपार्टमेंट में आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि क्या नया गार्ड यहाँ ड्यूटी करने आया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि नहीं सर, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है और नया गार्ड भी नहीं आया है। मैनेजर जब धनंजय के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है कि धनंजय 3rd फ्लोर पर किसी काम से गया है, अभी मैं बुलाता हूँ। पहले फ़ोन टेलीफोन तो इतने थे नहीं, इसलिए गार्ड ने धनंजय को नीचे से ही आवाज़ देता है। आवाज़ सुनकर धनंजय 3rd फ्लोर की बालकनी से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। 5:45 पर धनंजय नीचे आता है और मैनेजर के पूछने पर धनंजय बताता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहां पर नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता ना करें, कुछ दिनों के बाद मैं नई ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। और इसके कुछ समय बाद हेतल की माँ अपार्टमेंट में आती हैं और हेतल को खून से सनी हुई पाती हैं। जब हेतल के पिता नागरदास ने पुलिस को धनंजय के बारे में बताया तो पुलिस ने धनंजय को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश करने लगी। कई दिन बीत जाते हैं, तब तक पूरे कलकत्ता में ये बात आग की तरह फैल जाती है। धनंजय को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने बताया कि जब धनंजय ने लड़की से बदतमीजी किया था तब इसको बेइज्जती का सामना करना पड़ा था और इसका ट्रांसफर भी किसी दूसरी जगह हो गया था, लेकिन ये वहां पर नहीं गया। इसने अपनी बेइज्जती का बदला लड़की का बलात्कार करके लिया है। आपको बता दें कि धनंजय को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। बात उच्च अदालत तक पहुंचती है, फांसी को बरकरार रखा जाता है। ये केस राष्ट्रपति के पास जाता है। APJ अब्दुल कलाम भी इस फांसी को बरकरार रखते हैं। 14 अगस्त 2004 को फांसी धनंजय को मिली। फांसी की तारीख 25 जून 2004 को निर्धारित थी, पर धनंजय के भाई ने अदालत में अपील किया था कि मेरा भाई पूरे तरीके से बेगुनाह है, इसलिए फांसी की तारीख बढ़ जाती है, जो 14 अगस्त 2004 को निर्धारित की जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब ये घटना हुई थी तब केवल 20 से 25 मिनट में जो पुलिस ने जांच पड़ताल की थी उसके हिसाब से धनंजय अपनी नई जगह ज्वाइन नहीं करता है, बल्कि वहीं पर ड्यूटी करने आया था। शाम को 3rd फ्लोर पर भी जाता है जहां हेतल रहती थी और आवाज देने पर बालकनी से नीचे देखकर आ जाने को भी कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। जो कपड़ों में धनंजय 3rd फ्लोर पर जाता है उसी कपड़ों में वापस भी आता है। उसके कपड़ों में खून के कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, लेकिन लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से हेतल के शरीर पर 21 जगह चोट के निशान होते हैं। शरीर की हड्डियां टूटी होती हैं और उसके शरीर पर सिमन यानी वीर भी मिलता है। हेतल ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। दरवाजा अंदर से बंद था। धनंजय के फांसी के तख्ते पर चढ़ने तक मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मुझे फांसी देने के बाद ये केस बंद हो जाएगा या चलता रहेगा? क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? फांसी देने के बाद जब धनंजय की पत्नी को धनंजय की बॉडी दी जाती है तो धनंजय की पत्नी ने लाश को लेने से मना कर देती है और कहती है अगर इस लाश में जान डाल सकते हो तो मुझे जान डाल कर ही दो, वरना इसको यहाँ से ले जाओ, इसको मैं क्या करूँगी। दोस्तों, इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।